ओम शांति। सभी भाई बहनों को वेरी गुड मॉर्निंग। और खास हमारे पीयूष भाई जी और गिरिजा बहन जी को भी शुक्रिया कि आपने अ, साल के एंड में ऐसे सभी से मिलने का एक सुंदर अवसर हमें दिया। तो आज हम जो समय प्रबंधन के बारे में बात करेंगे, आपके सामने हम टाइम मैनेजमेंट के बहुत ही सुंदर, सरल, प्रभावशाली कुछ टेक्निक्स आपके सामने रखेंगे। और इसमें से जो पहले टेक्निक है वो तो रियल गिफ्ट है। आप समझिए कि 2021 के शुरुआत में ये हम सभी के लिए एक सौगात के रूप से होंगी। इस प्रकार के टेक्निक है। मैं आपके सामने अभी कुछ स्लाइड्स रखूंगा ताकि उस विषय को आप साथ साथ विजुअलाइज भी कर पाएंगे, तो आपको उस चीज को समझना इजी होगा। हाँ जी। तो टाइम मैनेजमेंट का जो विषय है, ये जैसे बाबा समय प्रति समय हम सभी को बताते हैं कि तुम्हारे पास श्वासों का खजाना है, संकल्पों का खजाना है और समय का खजाना है। तो ये जो समय है ये बाबा के 3 खजानों में से एक मुख्य खजाना है। और इसके हम प्रबंधन जिस तरीके से करते हैं तो हमारा जीवन भी उस तरीके से बनता जाता है। तो आज इस सत्र में विशेष रूप से कैसे हम इस चीज को सुचारू रूप से इस्तेमाल कर सकें, और खास हमारे संगम युगी ब्राह्मण जीवन में तो खास इसके बहुत ही अधिक महत्व है। उसके बारे में कुछ टेक्निक्स के बारे में हम अवगत होंगे। तो ये अगर हमारा जीवन है, सोचिए ये आपका जीवन है, तो जीवन से आपको छोटा हिस्सा प्राप्त करना है या बड़ा हिस्सा, जीवन का पूरा आनंद लेना है या छोटा सा पीस लेना है, क्या लेना है? हम सभी चाहेंगे कि जीवन का पूरा आनंद लें। और इसीलिए ये स्लोगन है कि ये दिल मांगे मोर। ये छोटी वाली टुकड़े तो किसी को नहीं चाहिए, हमें बड़े वाले चाहिए, पूरा चाहिए, है ना? ये दिल मांगे मोर। ये स्लोगन, ये तो एक शीत पेय का स्लोगन है, कोल्ड ड्रिंक्स के एक टैगलाइन है, परंतु ये स्लोगन बहुत फेमस भी है क्योंकि कारगिल के लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा जो परमवीर चक्र शहीद हुए थे 1999 में, तो उनका ये स्लोगन रहा कि ये दिल मांगे मोर। तो जब हम लाइफ से मोर और अधिक चाहते हैं, अधिक प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय का प्रबंधन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे, वो हम आपको एक उदाहरण के रूप से दिखाना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं पहला टेक्निक मैनेजिंग टाइम के ऊपर, और उसको कहा जाता है टू डू लिस्ट। ये अगर आप करते हैं तो आपकी जिंदगी ये बहुत सरल है। इसकी एक तरीका है ठीक से लिखने का। हम में से कई टू डू लिस्ट बनाते भी होंगे, लेकिन आज हम देखेंगे ये करने से फायदा क्या है, ये मेंटेन नहीं करने से हमारे जीवन में नुकसान क्या है। राइट? सोचिए आप सारा दिन में कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति के, सोचिए, एक दिन का कोई लिस्ट यहाँ पे दिखाए हैं कि वो व्यक्ति 8 कार्य सारा दिन में, ये 8 चीजें उनको करने थे। सोचिए आज का दिन है 31 दिसंबर 2020, उसमें ये 8 बातें आपको करनी है। राइट? आपने कागज की चिटकी में लिख लिए, और 31 दिसंबर रात को बाबा को जब गुड नाइट करने जा रहे हैं तो आपने पाया कि इन 8 बातों से हमने केवल 4 बातों को कंप्लीट किए हैं, 4 बातें पूरी किए हैं। हमने लक्ष्य लिया ये 8 कार्य करने के लिए, परंतु हमने कंप्लीट किया केवल 4 कार्य। किसी भी कारण से हो, हमारे कुछ और दूसरे कामकाज आ गया, इसके कारण हो सकता है, हमारे अलबेलापन, आलस्य के कारण हो सकता है, या परिस्थितियां ऐसी हुई, किसी के साथ कोई मीटिंग है, वो व्यक्ति आए ही नहीं तो आपका मीटिंग हो नहीं सकता।
तो इस प्रकार से कुछ परिस्थिति पर डिपेंडेंट है, कुछ हमारे स्थिति पर डिपेंडेंट है, और कुछ इसी प्रकार से अलग अलग कारण से जो भी है, फाइनली केवल 8 में से 4 ही चीजें हमने कंप्लीट कर पाए। अर्थात अगर हम देखें हमारे कंप्लीशन रेशियो, तो इस केस में हमारा कंप्लीशन रेशियो 50% हुई, यानी 4/8, विच मीन्स हमारा कंप्लीशन रेशियो 50% हुई। अब जरा सोचिए कि ये लिस्ट किसने बनाया? ये लिस्ट हमने बनाया है, ये खुद के लिए हमने बनाया, आज मुझे ये कार्य करना है। तो जब हमने लिस्ट बनाया, अवश्य ही यह हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य है, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, या अर्जेंट इंपॉर्टेंट जैसा भी हो। नाउ अगर हम हर रोज कई बातें छूटते जाएंगे, हमारा नहीं होगा, तो वो अगला दिन को जाएगा, और कुछ ऐसे कार्य है जो समय पर आधारित है, और वो समय अगर बीत जाता है तो वो कार्य का कोई महत्व नहीं रहता है। तो नेचुरली हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हमारा दिनचर्या के साथ हर रोज। तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज करते करते अगर हम कंटिन्यूअसली कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसका नतीजा ये होगा कि हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य से भी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हम चाहेंगे नहीं उस चीज को करने के लिए, क्योंकि जितना हम पुरुषार्थ किए हैं उसके आधार से प्राप्ति होंगी। अब राइट साइड में एक 4 BHK का फ्लैट दिखाया गया है। सोचिए कोई व्यक्ति का सपना है कि हम एक 4 BHK बहुत सुंदर एक फ्लैट लेंगे, मे बी दिल्ली के कोई पॉश एरिया में बहुत सुंदर एक फ्लैट लेंगे, ऐसे किसी का सपना है, ख्वाब है, और उस सपना को साकारीभूत करने के लिए वो अपना जीवन का समय जो है, मेहनत जो है, संकल्पना जो है, सारा चीजें वो लगा रहे हैं। परंतु उनका समय प्रबंधन के हिसाब से उनका टू डू लिस्ट 8 कार्य में से 4 कार्य हुआ है, और ऐसा ही वो अक्सर करके 50% कंप्लीट कर पा रहा है। तो क्या होगा? उसका ड्रीम एग्जैक्टली 50% स्लैश्ड हो जाएगा। अर्थात उनको 4 BHK का सपना छोड़ देना पड़ेगा, उनको 2 BHK में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर बाबा का शब्द में कहें, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता, और सिर्फ साधारण देवता नहीं, कोई रिवाजी देवता नहीं, परंतु महाराजन बनाने के लिए। परंतु हमारे अगर चार्ट बाबा जिसको कहते हैं, वो चार्ट अगर जो टारगेट है उसको हम अकम्प्लिश डे टू डे बेसिस में नहीं करते हैं, तो हमारी प्राप्ति हो सकता है हम प्रजा में चले जाएंगे। बनना था विश्व महाराजन, बन गए शाहूकार प्रजा या साधारण प्रजा। तो ये है टू डू लिस्ट का कमाल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसको हम और थोड़ा डीपनेस के साथ समझेंगे कि कैसे हमें इसके मेंटेन करना है। आप इसको पहले 1 वीक रेगुलर मेंटेन करिए, और आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि हम सभी एक परसेंटेज है, एक नंबर है, किसी का 50%, किसी का 60%, किसी का 70%, किसी का 40%, ऐसे एक कंप्लीशन का परसेंटेज है। अर्थात अक्सर करके मैं आत्मा 50 to 60% शायद अकम्प्लिश कर पा रहा हूं। तो ये आपको बहुत सुंदर एक ट्रेंड दिखाई देगा कि हमारा कंप्लीशन रेट कितना है। और जब आप इस चीज में वाकिफ हो जाएंगे, जब आप इस चीज के बारे में अवेयर हो जाएंगे, तो नेचुरली आप प्रयत्नशील होंगे, आप मोर फोकस्ड होंगे उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। अब आइए देखते हैं इस चार्ट को लिखना कैसे है हमें, राइट। इसमें 5 बातें हमें ध्यान देनी है। सबसे पहले ये है कि आप लिख डालिए जो जो चीज आपको करना है। अब इसमें कई बार ये होता है कि जैसे बाबा के बच्चे हैं तो वो 2 लिस्ट कई बार बनाते हैं, लेकिन दोस्तों 2 लिस्ट नहीं बनाइए, क्योंकि 2 कागज या 2 डायरीज मेंटेन करना मुश्किल है। तो आपका लिस्ट एक ही बनेगा, अर्थात पुरुषार्थ का लिस्ट, व्यक्तिगत कुछ कार्य है उसके लिस्ट, और आप जहां बिजनेस करते हैं या ऑफिस में जॉब करते हैं, जो भी करते हैं उसके एक्टिविटी के जो लिस्टिंग होगा, ये सारा मिला के एक ही लिस्ट होगा
क्योंकि मैं आत्मा एक हूं, तो मेरे दो अलग अलग लिस्ट नहीं हो सकता है कि ये मेरा पुरुषार्थ का लिस्ट है और ये मेरा लौकिक कार्य का लिस्ट है। ऐसे नहीं करिए, एक ही लिस्ट में दोनों चीज लिख डालिए। उसके बाद उसका एक टाइम का एस्टिमेट करना है, जो हम नहीं करते हैं। कई बार पहले वाली पॉइंट जो हमने बताया कि एक्टिविटी को लिस्ट कर लेना और उसको टिक मार्क लगाते जाना, ये तो कई भाई बहनें करते हैं। परंतु जो नहीं करते हैं वो है कि हम उसका टाइम का एक एस्टिमेशन, कि कितना देर इस एक्टिविटी के लिए हम प्रबंधित कर रहे हैं, हम अपोषण कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, वो हम ईयरमार्क नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग कई बार सारा दिन का दिनचर्या इतना ठोस ठोस कर भर देते हैं कि बीच में कुछ बफर टाइम्स नहीं आते हैं। हम सभी अनुभवी हैं इस बात के कि सारा दिन में कुछ ना कुछ कंटिंजेंसीज आते ही हैं। तो इसीलिए थोड़ा कुछ बीच में टाइम स्लॉट्स खाली रखना भी जरूरी है, जहां पे हम अगर और कुछ नहीं आया तो हम बहुत अच्छे शिव बाबा को याद कहें या और भी कोई अच्छे सात्विक एक्टिविटी कर सकते हैं। चौथी बात कि हमें इसको दिन के बीच बीच में उस चिटकी को निकाल के या उस छोटे से डायरी को निकाल के देखना चाहिए कि हमारे जो जो टारगेट आज हम कंप्लीट करने के लिए लिए हैं, उसके भेंट में आज मैं कहाँ हूं। और वो जब कंप्लीट हो जाएगा, ये चार्ट इस प्रकार का दिखेगा कि आप पहले लेफ्ट साइड में जो टास्क लिखे हैं वहां जो जो चीजें आपको करने हैं वो आप लिख डालिए। हो सकता है साधारण से साधारण एक्टिविटी हो सकता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक्टिविटी हो, परंतु उसे लिख डालिए। उसके साइड में एस्टिमेटेड टाइम, कितना मिनट का ये कार्य है, उसको आप लिखिए। उदाहरण के तौर पे सोचिए आपको बाजार जाना है, सब्जी मंडी जानी है सब्जी लेने के लिए। आपका अंदाजा लगाया ये तो 25 मिनट का काम है या आधा घंटा में हो जाएगा, परंतु एक्चुअल टाइम आपने वहां 30 मिनट लिखा एस्टिमेटेड टाइम, पर जब आप एक्चुअली सब्जी मंडी से आए आप लगभग 50 मिनट के बाद वापिस आए। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने एस्टिमेट लगाया ये तो आधा घंटा में हम सब्जी मंडी से खरीदारी करके आ जाएंगे, परंतु एक्चुअल टाइम एवरीडे, ऑलमोस्ट एवरीडे शायद आप स्पिल ओवर कर रहे हैं, 50 मिनट्स कर रहे हैं, अर्थात मेरा एस्टिमेट ही गलत हो रहा है। अब जब मेरा एस्टिमेट गलत हो रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरा एस्टिमेट को करेक्ट कर लेना है ताकि हम सारा दिन में जो कार्य हो सकता है उसको हम व्यवस्थित रूप से मैनेज कर सके। क्योंकि एस्टिमेट अगर गलत होगा तो हमारे एक्चुअल टाइम लगना जितना लगना चाहिए उतना लगेगा, और हम नेचुरली बहुत ज्यादा आइटम शायद ले लिए हैं टू डू लिस्ट में जो हो नहीं पाएगा। साथ साथ जब हम एस्टिमेटेड टाइम के अगेंस्ट में एक्चुअल टाइम को देखते हैं तो हम उसको रिफ्लेक्शन करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्या इस चीज को और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, क्या इसको और शॉर्टन किया जा सकता है, टाइम को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि हम और कम समय में, क्योंकि इसमें बहुत समय जा रहा है, तो क्या हम इसे कम समय में कर सकते हैं। या तो कुछ एक कार्य ऐसे भी होते हैं जहां हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अर्थात दो चीजें एक साथ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको कोई गीत सुनने हैं, तो आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग के साथ साथ आप गीत बजा सकते हैं, ये मल्टीटास्किंग है। तो इस प्रकार से जब आप एस्टिमेटेड टाइम और एक्चुअल टाइम देखेंगे तो कहाँ कहाँ मुझे समय का बचत करने की आवश्यकता है वो बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। और उसके बाद कंप्लीटेड यस और नो, जैसे हम इसके पहले स्लाइड पे आपको दिखाए थे, टिक मार्क लगाया हुआ, तो ये बहुत सुकून मिलेगा आपको कि ये जो टास्क हम लिए हैं ये हम कंप्लीट कर पाए हैं। और इसके बेसिस में अब इंपॉर्टेंट बात इसको समझिएगा, एस्टिमेटेड टाइम और एक्चुअल टाइम, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, अर्थात कितना समय लगना चाहिए था, जैसे मैं उदाहरण दिया सब्जी मंडी का, हमने सोचा था 30 मिनट और लगा 50 मिनट, तो 30 डिवाइडेड बाई 50 अगर हम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता जो है, एफिशिएंसी, कर्म कुशलता जो है, एफिशिएंसी का एक परसेंटेज निकलेगा, राइट। तो हमें आइडियल सिचुएशन होगा
कि हम 100% एफिशिएंसी से कार्य करें, या तो एस्टिमेटेड टाइम को ठीक करें या तो एक्चुअल टाइम को कम करें, ऑप्टिमाइज करें और एफिशिएंसी हमारा बढ़ाएं। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन जनरल हम सारा दिन में, क्योंकि सारा दिन के जो एस्टिमेटेड टाइम है टास्क के, उसके अगेंस्ट में जो एक्चुअल टाइम लगी है, उससे आपको एफिशिएंसी ये आप अपने आप को निकाल सकेंगे। चलिए इससे भी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो उदाहरण में आपको मैं फर्स्ट उदाहरण में मैं आपको पहले बताया कि कंप्लीटेड टास्क, सोचिए आपने जैसे 8 या 10 चीजें लिखे हैं और उसमें से 4 चीजें अगर कंप्लीट हुए हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 10 इज 40%, और ये डायरेक्टली आपके सक्सेस फैक्टर है, ये आपके सक्सेस रेट है। क्योंकि कोई युवा, कोई व्यक्ति, कोई भी पुरुषार्थी अगर सारा दिन के दिनचर्या में केवल 40% कंप्लीट कर पाता है तो उनको जिंदगी में प्राप्ति भी, उनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य का 40% से ज्यादा किसी भी हालत में हो नहीं सकता, क्योंकि आपने जो स्टेप्स डिसाइड किए हैं वो स्टेप्स में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर मेथड है। इसमें समराइज करने के लिए अगले टॉपिक में जाने के पहले हम यही बताना चाहेंगे कि आप जरूर नए साल में ये लक्ष्य रखिए कि आप टू डू लिस्ट शुरू करें। 1 हफ्ता केवल करके देखिए, फिर अगर आपको उचित लगे, ठीक लगे, आपका उन्नति हो रहा है फील हो, तो उसे आप कंटिन्यू करें। लेकिन स्टार्टिंग में जरूर एस्टिमेटेड टाइम, एक्चुअल टाइम भी करें, थोड़ा सा मेहनत होगी, परंतु 1 हफ्ता करने के बाद आपको फिर हर चीज में, क्योंकि एस्टिमेट आपका बहुत क्लियर हो जाएगा, तब ये एस्टिमेटेड टाइम लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तब सिर्फ टास्क और कंप्लीशन ये दोनों चीज लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन शुरुआत में एस्टिमेटेड टाइम, एक्चुअल टाइम, ताकि आपकी एफिशिएंसी पता चले, इसके लिए जरूर लिखिए। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे टेक्निक। ये हो गया पहला टेक्निक जिसको टू डू लिस्ट कहा जाता है। अब हम दूसरे टेक्निक देखेंगे। ये टेक्निक को कहा जाता है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था आइजनहॉफर। आइजनहॉफर जी जब अपने ऑफिस पे आए, ये फौजी बैकग्राउंड से थे, अनुशासित जीवन में रहने वाले थे, और ये जब नेता बनकर जो राष्ट्रपति बनकर अमेरिका में राष्ट्रपति बने काफी समय पहले, तो इन्होंने देखा कि इनके ऑफिस के लोग जो हैं, सरकारी ऑफिस के जो लोग हैं, वो बहुत ढीले ढाले काम कर रहे थे, और बहुत सारे फाइल्स जो हैं, वो फाइल के थप्पी जो है वो चारों ओर पेंडिंग रह रहा था। तो आइजनहॉफर ने एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल हर एक सरकारी कर्मी को उन्होंने ये नियम बना दिया कि आप अर्जेंट और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल को आप फॉलो कीजिए। और ये जो ग्रिड आप देख रहे हैं, ये इनफैक्ट स्टीफन कोवे के 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल या आइजनहॉफर प्रिंसिपल से लिए हुए स्टीफन कोवे जी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें 4 हिस्से में हम सारे कार्य को बांट सकते हैं। पहला कार्य है, पहले प्रकार का कार्य है जो हम करते हैं, वह अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप सोचिए कि दूध वाले, आप घर में रोज चाय पीते हैं, दूध वाले दूध रख के गए हैं और आप किसी कारण से घर से बाहर गए और आप लौट नहीं पाए और उस दूध के पैकेट को आप कलेक्ट नहीं कर पाए। तो लेकिन आपका चिंता चल रहा है, अरे अरे दूध पड़े हुए हैं गेट के ऊपर बैग में, खराब हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि दूध वाले जब आएंगे वो तो रुकेंगे नहीं, वो जल्दी से या तो बेल बजाएंगे या तो वो पैकेट रख के चले जाएंगे, या अगर ऐसे लूज आप मिल्क लेते हैं तो बेल बजा के देखेंगे आप नहीं है तो चल पड़ेंगे। नाउ सवाल उठता है, ये इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है? इंपॉर्टेंट उन कार्य को कहा जाता है जो आपके उन्नति के लिए, लॉन्ग टर्म उन्नति के लिए, प्रगति के लिए इम्पैक्टफुल जो एक्टिविटीज है उसको इंपॉर्टेंट कहा जाता है। अर्जेंट उन चीजों को कहा जाता है जो अभी अभी, तात्कालिक, अभी अभी करना है, राइट? तो ये दूध एक दिन अगर हम नहीं पीते हैं तो क्या हमारी जिंदगी में इसका प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है ना।
परंतु दूध वाले को या दूध के उस टाइम को अगर हम अटेंड नहीं करेंगे तो क्या मुझे उस दिन दूध मिल पाएगा? मुझे नहीं मिल पाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है अर्जेंट, बट ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट क्या है? जो अभी ही करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए हमारे कोई प्रियजन का तबीयत बहुत गड़बड़ हो गया, बिगड़ गया, तो मुझे क्या करना है? मुझे और सब कार्य छोड़कर, मुझे और जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब छोड़कर इमीडिएटली उन्हें अटेंड करना जरूरी है। हो सकता है डॉक्टर को बुलाना हो सकता है हॉस्पिटलाइज करना हो, और सब चीज जो हमारे रूटीन में बने हुए थे वो सब चीज छोड़कर मुझे ये कार्य करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अब इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वो कार्य हैं जो हमारे जीवन के लिए इन्वेस्टमेंट है। कैसे? जैसे कि एक्सरसाइज करना, मुरली सुनना, योग करना, हमारी जीवन की धारणाएं, ये सब इंपॉर्टेंट है, बट इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अर्जेंसी नहीं है। एक उदाहरण देते हैं। सोचिए आप ट्रेन पे लंबे सफर कर रहे हैं, जिसके कारण आपके नियमित एक्सरसाइज करने की जो रूटीन है, सोचिए आप हर रोज 5 किलोमीटर जॉगिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, तो किसी कारण से आप उस दिन एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाए। रीजन क्या है? क्योंकि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप थोड़ा ब्रीदिंग वगैरह कर लिए। तो क्या आपके जिंदगी के कुछ बात खो गया एक दिन नहीं होने से? नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इट्स ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है जहां पे समय का दबाव नहीं है, परंतु कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये कहा जाता है कि ये जो इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज हमारे जीवन को हीरे तुल्य बनाते हैं। ये हमारी जीवन के नींव है, ये हमारी सफलता की कुंजी है। और इसके लिए जितना ज्यादा हो सके अपने दिनचर्या में इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, परंतु जहां अर्जेंसी नहीं है, उस प्रकार की एक्टिविटीज को भरना है। हम भले चाहेंगे ये 100% हो, लेकिन ये होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब किताब भी है। तो अर्जेंट, सतयुग में सारे इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट एक्टिविटीज होंगे शायद, परंतु अभी तो कुछ अर्जेंट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज भी रहेंगे, अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज भी रहेंगे। परंतु हमें लक्ष्य रखना है कि महत्वपूर्ण एक्टिविटीज का जो हिस्सा है वो हमारी दिनचर्या में बढ़े। और चौथी एक्टिविटी जो है उसे कहा जाता है नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट, अर्थात ये टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है, फजूल एक्टिविटीज है, टाइम पास वाली एक्टिविटीज है। ऐसे ही गपशप कर रहे हैं, झरमुई झगमुई कर रहे हैं, या कुछ बिना कारण से हम कोई टीवी देख रहे हैं, जो हमारा लेना देना नहीं है, उस प्रोग्राम हमारे स्वोन्नति से रिलेटेड नहीं है, हमारे बौद्धिक विकास से रिलेटेड नहीं है, हमारे आत्मिक उन्नति से रिलेटेड नहीं है, वो जो एक्टिविटीज हैं ऐसे ही टाइम वेस्ट है। तो ये दीज आर नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट। बाय द वे, एक चीज को ध्यान रखिए, कई बार हम कोई मनोरंजन देख रहे हैं, कोई सात्विक मनोरंजन के कोई एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, तो मनोरंजन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है, क्योंकि मनोरंजन की भी आवश्यकता है सर्टेन प्रमाण में। हमारा सारा दिन 24 घंटा मनोरंजन नहीं हो सकता है, परंतु हम अगेन बाउंस बैक कर सके, उसके लिए मनोरंजन का भी अपना भूमिका है। तो हमें क्या करना है? हमारे जीवन पे अर्जेंट वाली बातें जितने कम होते जाएंगे, उतना हमारे जिंदगी सुखमय, शांतिमय, आनंदमय होता रहेगा। और जितने इंपॉर्टेंट वाली चीजें बढ़ते जाएंगे, उतना हम समृद्धि को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे कि हमारे जीवन में अर्जेंट और इंपॉर्टेंट का बैलेंस कैसा है? तो आप एक दिन, केवल एक दिन, एक आम दिन, हाँ, 31 दिसंबर या 1 जनवरी या 18 जनवरी या शनिवार रविवार छुट्टी के दिन नहीं, एक नॉर्मल वर्किंग डे आपका जो है, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप एक गृहिणी है, कुशल गृहिणी है, तो आप अपने नॉर्मल एक दिन का दिनचर्या नोट डाउन कीजिए। सुबह उठने से लेकर, हाँ, यहाँ 7 बजे से दिखाया गया है, क्योंकि ये दुनिया वालों का टाइमिंग है सुबह 6 बजे उठना, परंतु हम बाबा के बच्चे जितना बजे उठते हैं अमृत वेला, तब से लेकर
बाबा को गुड नाइट करते तक 1-1 घंटा का स्लॉट्स बना लीजिए और वहां आपने सुबह 4 से 5 क्या किए, 5 से 6 के बीच में क्या क्या एक्टिविटीज किए, 6 से 7 के बीच में क्या किए, 7 से 8 के बीच में क्या किए, वो आप लिख डालिए। और आपके मन में कई बार प्रश्न आ रहा होगा, अच्छा मैं 6 से 7 के बीच अगर 2 चीज किया तो, हाँ दोनों चीज लिखिए, उस गैप में कॉमा देके या स्लैश देके दोनों बातें लिखिए। और उसके पश्चात, ये लिखने के पश्चात, लिखते टाइम कैटेगराइजेशन नहीं कीजिए, लिखने के पश्चात उसके बाद राइट साइड जो कैटेगरी लिखी है वहां आप ये लिखेंगे कि आपके जीवन के लिए ये जो समय में जो आप एक्टिविटी किए हैं, उदाहरण के रूप से 6 से 7 के बीच जिन कार्यों को आप किए हैं, क्या वो आपके जीवन में अर्जेंट है, क्या वो अर्जेंट थी, इंपॉर्टेंट था, या अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट था, या ना ही अर्जेंट ना ही इंपॉर्टेंट थी। यानी आप उसको यू मतलब अर्जेंट, आई मतलब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, यू आई मतलब अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, और टाइम वेस्ट मतलब आप एन लिख सकते हैं, नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट। ये आप बहुत सच्चाई से, किसी को चार्ट दिखाना नहीं होगा, बाबा के बच्चे सच्चाई के साथ हम इसको भर लें। अच्छा, इसको भरने के बाद कुछ ऐसा होगा कि जो कि आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। आप अर्जेंट इंपॉर्टेंट नाइदर अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट भरने के बाद सोचिए, आपके सारा दिन में टोटल अर्जेंट एक्टिविटी 10 निकले, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 3 निकले, नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 5 निकले। यानी टोटल जो है 18 घंटा आप जागृत रहे, 18 घंटा इस तरीके से आपका बीता। तो जैसे हमने कहा कि इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वाली एक्टिविटी है, वो हमारे जीवन की नींव है, हमारे भविष्य बनाने के वो निमित्त है। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी केवल 3 किए या 3 घंटा किए 18 घंटा में से, तो 3 डिवाइडेड बाई 18, अर्थात हमारे दिनचर्या में इस विशेष दिन पर केवल 16% एक्टिविटीज ऐसे रही जो इंपॉर्टेंट थी हमारे जीवन के लिए, और सभी एक्टिविटीज कहीं अर्जेंट कहीं साधारण होंगी, लेकिन ये हमारा जीवन को इम्पैक्ट करने वाला नहीं है। ये मनुष्य से देवता बनाने वाला, देवता तो छोड़िए, लेकिन मनुष्य से एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अगर हम टोटल 100% में से केवल 16% एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट किए, तो मेरा समय तो व्यर्थ गया। तो इसके लिए एक गाइडलाइन है, जनरल थंब रूल है। आप बोलेंगे अच्छा कितना इंपॉर्टेंट होने चाहिए? अगर एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के लिए अराउंड 60% समय इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का एकमात्र ध्येय है स्टडीज या तो फिटनेस या स्पोर्ट्स या संस्कार अच्छे करने। परंतु एक गृहस्थी के लिए जो बिजनेस करता है, जॉब करता है, परिवार वाले हैं, उनके लिए तो सारी चीजों का बैलेंस है, क्योंकि वो हम बहुत सारे चीजों में जुड़े हुए हैं। तो नेचुरली अगर हम 25%, 25% एंड अबव इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में अपने समय को प्रोपोर्शन कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर आप 25% समय इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में दे सकते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ब्राह्मण जीवन में आप जानते हैं कि अमृत वेला है, मुरली सुनना है, नुमा शाम योग है, बीच के ट्रैफिक कंट्रोल है, शिव बाबा की याद में भोजन बनाना है, ये सब समय आप इंपॉर्टेंट में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां आप बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। राइट। दूसरी बात कि अगर आपके जीवन में अर्जेंट चीजों की मात्रा अधिक है, जैसे यहाँ उदाहरण में दिखाया गया कि ये जो एक एग्जाम सैंपल वाली चार्ट है उसमें 10 अर्जेंट चीजें हैं, तो हमें इसको सुधारना जरूरी है, क्योंकि रोज रोज इमरजेंसी नहीं हो सकता है। और हमारे जीवन पे अगर बार बार इमरजेंसी जैसी परिस्थितियां आ रही है, अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ हो रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ कॉल आ रहा है, कभी भी कुछ करना पड़ रहा है, मतलब मेरा जीवन अंडर कंट्रोल नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। और इस केस में बहुत जल्दी बर्न आउट होने का चांस है, बहुत जल्दी डिप्रेस्ड होने का चांस है, बहुत जल्दी हम थके हुए हारे हुए फील करेंगे। इसके लिए इसको सुधारना
बहुत बहुत जरूरी है। अक्सर करके बीकेस का ऐसे हालात तो नहीं होता है, परंतु ऐसे भी कई बीके हैं जो बहुत मुंझे हुए हैं, बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं और उनका दिनचर्या कैसे चल रहा है, हर चीज अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट, हर समय उनके अंदर उतावलापन दिखाई देता है। ऐसे बाबा के बच्चों को होना नहीं चाहिए। तो आगे चलते हैं। ये था सेकंड टेक्निक, आइजनहॉफर मेथड, या इसको आप अर्जेंट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कह सकते हैं। इसको समराइज करने के लिए आप एक नॉर्मल वर्किंग डे, सुबह से शाम तक का एक दिनचर्या ले लीजिए, लिखिए उसको, टाइम टू टाइम आपने क्या किया। हाँ, ऐसे ही बैठ के सोच के नहीं लिखिए, जैसे जैसे आप करते जा रहे हैं कोई एक दिन केवल नोट कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपके इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज सारा दिन में कितना है। फिर आप प्लान कर सकते हैं कि नॉट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो है उससे टाइम निकाल कर उसको इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। राइट। अब हम चलते हैं तीसरे टेक्निक, जो बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है और ये हम सभी के लिए एप्लीकेबल है, जो भी लोगों के साथ हम मिलते हैं, कार्य करते हैं, जिसको गेटिंग थिंग्स डन अर्थात डेलीगेशन कहा जाता है। तो हम लोग कई बार डेलीगेट नहीं करते हैं। डेलीगेट अर्थात जो काम दूसरे से हो सकता है, जो काम थोड़ा सा सिखाने से दूसरे कर सकते हैं, हमारे साथी कर सकते हैं, उनको हम कई बार डेलीगेट नहीं करते हैं, उस कार्य को देते नहीं हैं। अगर हम हमारे छोटों को, हमारे जूनियर्स को कोई जिम्मेवारी का काम देते हैं और उनको पीछे से हम सपोर्ट भी करते हैं उस चीज के लिए, तो हमारा वो जो काम है वो कम हो जाएगा और वो व्यक्ति एम्पावर्ड फील करेगा, क्योंकि उन्हें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, वो आगे बढ़ने के लिए उनको सीखने को भी मिलेगा। परंतु कई बार हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, दो कारण से हम डेलीगेट नहीं करते हैं। आप ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम को भूल जाइए, यहाँ केवल डेलीगेशन शब्द को ध्यान रखिए। डेलीगेशन अर्थात हम दूसरे को वो कार्य सौंपे। तो हम लोग कई बार अपने एक्टिविटीज दूसरे को नहीं सौंपते हैं, अपने जिम्मेवारी दूसरे को नहीं सौंपते हैं, दो कारण से। एक है हमें डर है कि अरे हमें चांस मिला है, ये चांस अगर हम उनको देंगे तो आगे से तो वही करता रहेगा, हो सकता है वो हमसे बेहतर करे और हमारे मुखौटा जो है खुल जाएगा कि अरे ये जो नए व्यक्ति हैं वो तो हमसे ज्यादा एफिशिएंट है। और इस कारण से, इस डर के मारे, ये हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, चांस चले जाएगा, इस डर के मारे हम नए व्यक्ति को, हमारे जूनियर्स को, हमारे सेवा साथी को कई बार डेलीगेट नहीं करते हैं। ये एक फोबिया है, ये एक डर है, ये एक अनिश्चितता है जिसके कारण हम इनएफिशिएंसी को पालते रहते हैं। ये एक कारण है। दूसरे कारण कई बार ये होते हैं, आपने सुने होंगे या खुद भी अनुभव किए होंगे, अगर कोई कहते अरे तू ये काम पे क्यों लगे है, ये छोड़, तू वो सेवा कर। बोला नहीं भाई, ये सेवा तू इसको दे, सेवा ये सेवा दे दे उनको, वो कर सकता है अच्छी तरह से। बोला नहीं नहीं नहीं, उनको देने से तो ज्यादा वो सब बिगाड़ के रख देगा, उससे उसके बाद तो हमें ही सुधारना होगा, उससे तो अच्छा हम ही कर लें। अब इस प्रकार के अगर हम मान्यता रखते हैं तो हम जरा इस बात को समझे कि कोई व्यक्ति डे वन में कोई चीज कर नहीं पाएगा, उनको उस चीज को समझाना है, हमें हमें हैंड होल्डिंग करने हैं। हो सकता है एक दो बार गलतियां होंगी, उसकी जिम्मेवारी भी मुझे लेना पड़ेगा, बिकॉज आप उन्हें कोच कर रहे हैं, आप उनको उनको फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। और अगर हम इस चीज को कर सकते हैं तो हमारे जो छोटे छोटे कार्य हैं, जिसके लिए कई बार हमें बहुत टाइम जाता है, उस टाइम से हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे कई बार सेंटर में भी आप देखे होंगे, माताएं सेवा के लिए आती हैं और सेंटर में कई बार आजकल इतना विस्तार है तो सेंटर में एक टीचर बहन जी या दो ही टीचर बहन जी होते हैं और वो ज्ञान योग की सेवा में या कुछ मधुबंस के साथ कोऑर्डिनेशन है, अकाउंटिंग की सेवा है। अगर टीचर बहन जी बैठकर फुल टाइम सोचिए सब्जी काटने लगे, घर की सफाई करने लगे, तो अच्छा, सब्जी काटना, घर की सफाई करना ये जरूरी है, परंतु अगर कोई माता आई है सेवा देने के लिए और हम अगर उनको ये सेवा दे सकते हैं, सब्जी काटने का सेवा, तो हम हो सकता है भट्टी का प्लानिंग कर सकते हैं। 1 जनवरी से 18 जनवरी किस तरीके से वो चीजें हमें करने हैं, कैसे तपस्या मास मनानी है,
उसको हम अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जो निमित्त को जो चीज करना है, उस चीज पर निमित्त अगर टाइम नहीं दे पा रहा है और उससे साधारण कोई एक्टिविटी कर रहा है जो कोई और कर सकता है, तो निमित्त का काम कौन करेगा? हम और किसी के काम कर रहे हैं, तो मेरा काम कौन करेगा? तो इसके लिए डेलीगेशन अगर हम नहीं करते हैं, तो हम जरा चेक करें किस डर से हम नहीं कर रहे हैं। और डेलीगेशन से बहुत समय आपका बच सकता है, बहुत उस चीज बेहतर हो सकता है। तो इसको जरूर आप एक्सप्लोर कीजिए। अब हम आते हैं कुछ क्विक टिप्स। ये 4 टिप्स हम देखेंगे, ये लास्ट स्लाइड है हमारे, और ये 4 क्विक टिप्स हम देखेंगे कि समय प्रबंधन का 2 आपने मुख्य विषय समझा, जो स्टेप लिस्टिंग, जो टू डू लिस्ट है, जो एक गिफ्ट के समान है हमारे जीवन को बदलने के लिए। दूसरा आपने देखा कि अर्जेंट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को लिस्ट डाउन करना, वो आपने देखे। और इसके साथ साथ अपने डेलीगेशन के बाद हम सभी ने देखा। अब हम देख रहे हैं कि ये 4 टेक्निक्स, कई बार ये होते हैं कि हम फ्री हो जाते हैं। जैसे इस बार लॉकडाउन के दौरान हम कभी ने भी ना मन ना चित सोचे थे कि इतना समय हमें घर में रहना होगा। तो कई बार शुरू में 1-2 दिन तो ठीक है, उसके बाद लोग बोर होना शुरू किए और सोचने लगा, अरे क्या करे क्या करे क्या करे। परंतु हमारे पास अगर एक ऐसे छोटा सा बुक हो, एक डायरी हो, जिसमें हम वो चीजें लिख के रखे कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो ये हम जरूर करेंगे। सोचिए कोई बुक है जिसको आपको पढ़ने का बहुत दिल है, तो आप इस माय आइडिया लिस्ट में लिख के रखिए। कुछ हॉबी है जो आप सीखना चाहते हैं, तो इस लिस्ट में लिख के रखिए, ताकि जब भी कई बार ऐसे कोई बीमारी होती है जहां आपको बेड रेस्ट कहा गया है, बेड रेस्ट है लेकिन आप बुक तो पढ़ सकते हैं, तो उस टाइम सोचना शुरू नहीं करना पड़ेगा मैं क्या करूं, आपके पास रेडी आइडियाज होंगे। और ये चीज हमने हमारे बॉम्बे के घाटकोपर के नलिनी दीदी जी हैं, और उस नलिनी दीदी जी ये करते हैं, उनसे हमने ये प्रेरणा लिए हैं कि माई आइडिया लिस्ट, और ये मुझे बहुत फायदा हुआ है। नेक्स्ट, लिटिल एंड ऑफन। कई बार कुछ एक्टिविटीज हैं जो बहुत हाई इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है और उसको आप बहुत लंबा समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम जो मिल रहा है, उस चीज को बारंबार प्रैक्टिस करते जाएं विथ हाई इंटेंसिटी, तो हमें ये बहुत फायदा होगा, हमारे समय का बचत भी होगा। एग्जाम्पल, ट्रैफिक कंट्रोल। अब ट्रैफिक कंट्रोल में कई बार हम रिवाजी रीति से बैठते हैं, लेकिन उसको अगर बहुत हाई इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करें, बाबा कई बार मुरली में एक विशेष अव्यक्त मिलन में बाबा कुछ साल पहले कहे भी थे, सारा दिन में जो है 20 बार, हर घंटे में 1 बार ट्रैफिक कंट्रोल करो। शांति की शक्ति से मोबाइल पे बजाना इज नॉट ट्रैफिक कंट्रोल, वो तो मोबाइल का ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल मेरा अटेंशन कितना है। सो ये लिटिल एंड ऑफन ये अभ्यास है, बहुत एक एक मिनट का, बहुत पावरफुल। अगर हम बीज रूप स्थिति का अभ्यास 1 मिनट करके निकल आए, तो जब लॉन्ग टर्म करना होगा तो बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, लिटिल एंड ऑफन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है कि बच्चे कोई मैथ्स सोचिए उनको अच्छा नहीं लगता, मैथमेटिक्स, उनको आप बोलिए कि अच्छा बेटा थोड़ा सा पढ़ो, फिर से थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा खेलो, घूम फिर आओ, फिर से पढ़ो, फिर घूम फिर आओ। इस प्रकार से जो चीज थोड़ा डिफिकल्ट है उस चीज को हम ऑल्टरनेट करके लिटिल एंड ऑफन करके कर सकते हैं। तीसरी बात, टाइम बॉक्सिंग। नाउ कई बार कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बहुत बोरियत वाला कार्य है लेकिन आपको करना ही है, तो आप एक तय कर लीजिए, और आपको करने के लिए हिम्मत ही नहीं हो रहा है, अरे देखो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, नहीं, आप समय निश्चित कर लीजिए कि हमें केवल ये बोरियत वाली कार्य है, लेकिन आपके लिए फायदेमंद है वो, लेकिन है वो बोरियत वाली कार्य, तो आप ले लीजिए कि 15 मिनट केवल मुझे ये करना है, 15 मिनट में फुल अटेंशन से इस कार्य को करूंगा, बस 15 मिनट के बाद छुट्टी। तो इसको टाइम को बॉक्स करना कहा जाता है। बॉक्स अर्थात डब्बा, उसको कंपार्टमेंटलाइज करना। ये बॉक्सिंग मतलब लड़ाई वाला बॉक्सिंग नहीं है, समय को कंपार्टमेंटलाइज करना कि ये बोरियत वाला चीज जो है ये 15 मिनट मुझे करना है, केवल 15 मिनट ही तो करना है, सहन करना है, झेलना है। तो इस प्रकार से बोरियत वाला चीज को भी आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं।
और चौथा और लास्ट प्रिंसिपल, ये एक अद्भुत प्रिंसिपल है, इसका नाम ही है गोल्डन आवर प्रिंसिपल। दोस्तों, आप में से जो भी भाई बहने किसी के लिए निमित्त हैं, अर्थात चाहे आप गृहस्थ के निमित्त हैं, चाहे आप सेंटर के निमित्त हैं, चाहे आप ऑफिस के निमित्त हैं, चाहे आप बिजनेस के निमित्त हैं, तो ये गोल्डन आवर प्रिंसिपल तो मस्ट है, मस्ट है। क्या है गोल्डन आवर प्रिंसिपल? सारा दिन में 2 घंटा समय ऐसे निकालिए जहां आप अनइंटरप्टेड, बिना कोई इंटरप्शन, एसएमएस आया, व्हाट्सएप आया, मैसेज आया, फोन आया, नहीं, कुछ नहीं, अनइंटरप्टेड वे में आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस का, अपने सेवा स्थान का, अपने घर का, जो भी है, खुद के जीवन का, आप प्लानिंग में आप बिताएंगे। आप बोलेंगे रोज रोज प्लानिंग नहीं, रोज प्लानिंग नहीं, जो स्ट्रैटेजी आपकी है उस स्ट्रैटेजी को एक्चुअलाइज कैसे करेंगे उसके लिए भी आपको प्लान करना है ना, जिसको ऑपरेशनल प्लान कहा जाता है। प्लानिंग मतलब ये 5 इयर्स प्लानिंग की बात नहीं हो। तो बिजनेस में आप रोज केवल कस्टमर के कॉल अटेंड कर रहे हैं, फोन अटेंड कर रहे हैं, आपके जूनियर्स को उनके प्रॉब्लम लेके वो आ रहा है, आप सोल्यूशन दे रहे हैं, आप उनको गाइड कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, नहीं, ये चीज तो करना है, परंतु 2 घंटा एक समझौता कर लीजिए कि ये 2 घंटा आप डिपार्टमेंट के बारे में सोचेंगे, डिपार्टमेंट के प्रोग्रेस के बारे में सोचेंगे, डिपार्टमेंट के समृद्धि के बारे में सोचेंगे, बढ़ोतरी के बारे में सोचेंगे, आगे क्या करना है, 2021 Q1, Q2, Q3, Q4 में क्या करना है, और जो नहीं हो रहा है ठीक से उसको कैसे फिर से स्ट्रीमलाइन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। ये 2 घंटा अगर आप बिता सकते हैं, 1.5 से 2 घंटा, तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। इनफैक्ट जर्मनी में कुछ कंपनीज में ये रिकमेंडेशन है कि आप जरूर गोल्डन आवर प्रिंसिपल फॉलो कीजिए। हमने भी ये प्रिंसिपल्स फॉलो करके देखा है, ये बहुत इफेक्टिव है और सुंदर है। सो ये थे क्विक आइडियाज, समय को कैसे हम सफल कर सकें। तो हमने सबसे पहले देखा टू डू लिस्ट, जो बहुत सुंदर, बहुत सहज है, लेकिन उसमें एस्टिमेटेड टाइम, एक्चुअल टाइम जरूर आप 1 हफ्ता फॉलो करके देखिए। हमने देखा अर्जेंट इंपॉर्टेंट, सारा दिनचर्या में इंपॉर्टेंट को बढ़ानी है, अर्जेंट को कम करना है, और फजूल समय को निकालना है, एक्टिविटीज को, परंतु वो हम तब कर पाएंगे जब सारा दिनचर्या हम देखेंगे। और तीसरा हमने देखा कि डेलीगेशन के महत्व क्या है, और चौथी बात हमने कुछ छोटा टाइम मैनेजमेंट का टिप्स देखा, जैसे कि माय आइडिया लिस्ट, हमारे जो भी अच्छे अच्छे विचार आए हैं वो लिख के रखे कहीं पे, जब समय मिलेगा तब करेंगे उसे। लिटिल एंड ऑफन, छोटे छोटे अभ्यास बारंबार करते रहें, अनेक बार का अभ्यास बाबा जिसको कहते हैं। टाइम बॉक्सिंग, ऐसे कोई कार्य है जो अच्छा नहीं लगता है लेकिन करना है, उसको आप एक फिक्स टाइम कर लीजिए और उस पर लग जाइए। और गोल्डन आवर प्रिंसिपल। तो ये 4 टिप्स थे छोटे। ये था टाइम मैनेजमेंट के कुछ बातें जो आप जरूर आजमाइए और आपका जीवन बहुत सुखमय, आनंदमय, समृद्धि संपन्न हो, खास 2021 के स्टार्टिंग से ही, ऐसे शुभ आशा हम रखते हैं। अब अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो ओवर टू यू। ओम शांति। अच्छे तरीके से थोड़े समय में आपने वर्णन किया और सभी भाई बहनों को बहुत पसंद आया।